पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को तो अभी से डरावने सपने आने लगे। ट्रंप जीत गए हैं, पीएम मोदी के साथ ट्रंप की गहरी दोस्ती है। अब मोदी ट्रंप की जोड़ी के बारे में सोच सोच कर ही पाकिस्तान की हालत खराब है, क्योंकि ट्रंप के पिछले कार्यकाल को पाकिस्तान भूला नहीं होगा। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही पाकिस्तान की हालत खराब हुई। ट्रंप के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान FATF की लिस्ट में डाल दिया गया था। ट्रंप ने पाकिस्तान की फंडिंग रोक दी थी, पाकिस्तान पर आतंक को पनाह देने का आरोप लगाया था। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान से झूठ और धोखा ही मिला है। इस बार भी ट्रंप ऐसे ही कदम उठा सकते हैं। ट्रंप की नई टीम से भी पाकिस्तान की हालत खराब है। ट्रंप ने जिसे NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है, वो प्रो इंडिया माने जाते हैं। यानी पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि वैसे ही वो कटोरा लेके भीख मांगता है, और अमेरिका तो चवन्नी डालने को तैयार नहीं होगा ट्रंप के राज में। अब यानी पाकिस्तान की हालत कंगाली में आटा गीला जैसे होने वाली है। हालांकि पाकिस्तान को जानने वालों का कहना है कि शहबाज शरीफ के सामने कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि वो पहले भी सबके सामने हाथ फैलाते थे और अब ट्रंप के सामने भी हाथ ही फैलाएंगे, अपना दुखड़ा सुनाकर दया की भीख मांगेंगे। पाकिस्तान जैसा ही हाल बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस तो ट्रंप की जीत के बाद से ही अनुलोम विलोम कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को बाइडेन का आदमी माना जाता है, लेकिन अब अमेरिका में सत्ता बदल गई और इसी के साथ बांग्लादेश में भी सत्ता बदलने की अटकलें जोर पकड़ रही। ट्रंप की जीत के बाद शेख हसीना के बांग्लादेश वापस लौटने की बातें कही जा रही। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भी मोहम्मद यूनुस को फटकार लगाई। पीएम मोदी ने भी हिंदुओं पर हमलों की निंदा की। यानी पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी से बांग्लादेश में हड़कंप मचा। इसी बीच मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद उनकी मुश्किल और बढ़ सकती है। बांग्लादेश में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने वालों पर एक्शन लिया जा रहा है। ट्रंप की जीत के बाद जो लोग खुशी जता रहे थे उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, बांग्लादेश में ट्रंप के समर्थक हैं जो ट्रंप की जीत से खुश थे। इनके हाथों में ट्रंप के पोस्टर भी हैं। इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यानी बांग्लादेश ने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अरे भाई, ट्रंप की जीत पर कुछ लोग जश्न मना ही लेते तो क्या हो जाता, गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। यह गलती बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है, क्योंकि शेख हसीना भी बैकडोर से अपनी वापसी की कोशिश कर रही है और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप से मदद मांग सकती है। यानी बांग्लादेश में भी दिक्कत बड़ी है। एक तरफ पीएम मोदी और ट्रंप की जोड़ी से दुनिया में हलचल है, दूसरी तरफ ट्रंप अब पीएम मोदी के मॉडल को भी अपना रहे। पीएम मोदी पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं और पीएम मोदी का फंडा क्लियर है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, यानी सरकार और ब्यूरोक्रेसी का साइज छोटा रखो, ज्यादा रिजल्ट दो। अब यही मॉडल ट्रंप भी फॉलो करने जा रहे हैं। यानी अमेरिका में जो नई ट्रंप सरकार बनेगी वो मोदी मॉडल पर एक तरह से फॉलो करते हुए चलेगी, उससे इंस्पायर होकर चलेगी। और इसके लिए ट्रंप ने एक अलग डिपार्टमेंट तक बना दिया है। ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE बना दिया है। एलन मस्क काफी पहले से DOGE बनाने की पैरवी कर रहे थे। मस्क ने DOGE नाम सुझाया था, जो एक क्रिप्टो करेंसी का नाम है। ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को इसका हेड बनाया है। डॉज ब्यूरोक्रेसी को छोटा करेगा, फालतू खर्चों पर कटौती करेगा, बेकार के नियमों को हटाएगा, फेडरल एजेंसियों का पुनर्गठन करेगा, सरकारी फंडिंग पर रोक लगाएगा, डीप स्टेट पर नकेल कसेगा, लेफ्ट इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ाएगा। यानी मोटे तौर पर कुछ काम वही जो नरेंद्र मोदी सरकार करती है। लेफ्ट इकोसिस्टम को पूरी तरह से खत्म करना और डीप स्टेट पर नकेल कसना, यह अभी भारत में थोड़ा कम हो पाया है। यानी एक तरह से ट्रंप ने अमेरिकी सरकार और ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से ओवरहॉल करने का फैसला किया। वो अपनी पसंद के लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन से जुड़े लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और इस काम में एलन मस्क और विवेक रामास्वामी ट्रंप की मदद करेंगे। एलन मस्क तो डोनाल्ड ट्रंप की टीम के साथ जुड़ गए हैं। भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी भी ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे। इसके अलावा ट्रंप ने कुछ ऐसे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया है जिनसे भारत विरोधी देशों की नींद उड़ जाएगी। ट्रंप ने माइक वॉल्ट्ज को NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया है, पीट हेग्सेट को रक्षा मंत्री, मार्को रूबियो को विदेश मंत्री, स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री, जॉन रैटक्लिफ को CIA प्रमुख और क्रिस्टी नोएम को होमलैंड सिक्योरिटी का मंत्री बनाया गया है। यानी इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो भारत समर्थक माने जाते हैं। ट्रंप मोदी के दोस्त है ही। अब सोचिए, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और उस कनाडा में कैसी आग लगी हो। ट्रंप की टीम में जो लोग शामिल हैं उनमें से कुछ के बारे में आपको बताता हूं जो भारत के समर्थक माने जाते हैं। इनमें एक नाम NSA माइकल वॉल्ट्ज का है, जो अमेरिका के वॉर वेटरन है। जैसे अपने यहां अजीत डोवल हैं, वहां पर वैसे माइकल वॉल्ट्ज होंगे।
यानी कई युद्ध में वो शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी सीनेट में इंडिया कॉकस के प्रमुख हैं। भारत के प्रति पॉजिटिव सोच रखते हैं। पिछले साल अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का भाषण था। पीएम मोदी के भाषण की व्यवस्था वॉल्ट्स के पास ही थी। भारत अमेरिका के बीच व्यापार बढ़ाने की वकालत करते रहे। विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी भारत समर्थक माने जाते हैं। भारत से संबंध मजबूत करने के समर्थक रहे हैं। इंडो पैसिफिक में भारत को अहम सहयोगी मानते हैं। एशिया में भारत की बड़ी भूमिका की चर्चा करते हैं। पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ हैं। इजरायल को बिना शर्त समर्थन की बात कहते हैं। इसी तरह वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट का रुख भारत को लेकर पॉजिटिव है। भारत अमेरिका व्यापार बढ़ाने पर जोर देते हैं। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ अमेरिका फर्स्ट पर यकीन करते हैं। भारत के प्रति नरम रुख वाले नेता हैं। यानी जो कोर टीम है डोनाल्ड ट्रंप की, वो पूरी तरह से भारत समर्थकों से भरी पड़ी। अब सोचिए आगे क्या ही होगा। लेकिन पाठशाला में आगे क्या है, इसको सोचने की जरूरत क्या है। हम अगला चैप्टर खोल देते हैं। भारत गजब बढ़ा रहा है हथियारों का जखीरा। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? भारत का वो हथियार जिसका एक बटन दबाया, समझो चीन पाक दोनों को निपटाया। अब उसका चल दुश्मन को लेकर पीएम मोदी की एकदम क्लियर सोच है। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं बॉस। इसी सोच के चलते पीएम मोदी भारतीय सेना को एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार दिए जा रहे हैं। क्योंकि उनको पता है आसपास का जो सिस्टम है, भारत बढ़ रहा है तेजी से, लोग कुछ ना कुछ तूफानी करने का प्रयास करेंगे। इस समय भारत अपने हथियारों की ताकत बढ़ाने के लिए दो तरह से काम कर रहा है। पहला तो अपनी स्वदेशी तकनीक से ऐसे ऐसे हथियार बना रहा है जो एक बटन पर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकता है। और दूसरा तरीका, जिन देशों के पास एडवांस हथियार है उनसे कह रहे लाओ दो, तुम भी दो कुछ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब इजरायल की तरह अपना डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जिसमें दूर बैठे दुश्मन को एक बटन से तबाह किया जा सकता है। जिस तरह इजरायल ने एक क्लिक पर मिसाइल के हमलों से हमास और हिजबुल्लाह को निपटा दिया, अब वही तकनीक भारत भी लाने वाला है। युद्ध के मामले में पूरी दुनिया इस समय एयर डिफेंस सिस्टम पर शिफ्ट हो रही है, ताकि बिना सेना भेजे मिसाइल हमलों से दुश्मन का काम तमाम किया जा सके। इस बात का सबसे शानदार उदाहरण इजरायल है। लेकिन अब भारतीय सेना भी ठीक उसी तरह अपना एयर डिफेंस सिस्टम लाने जा रही है। इस मिशन का नाम है प्रोजेक्ट आकाश तीर। इसमें प्रोजेक्ट में सेना हवा में ही दुश्मन के हथियारों को निपटा देगा। सबसे खास बात यह है कि यह पूरा प्रोजेक्ट स्वदेशी तकनीक से भारत की ही कंपनी तैयार कर रही है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसमें 2025 तक इस प्रोजेक्ट की पहली डिलीवरी भारतीय सेना को मिल सकती है। आकाश तीर में क्या खास बात है, आप भी सुनेंगे तो लगेगा कि यार गजब, ये कुछ बढ़िया चीज आई। दरअसल प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत भारतीय सेना के लिए ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम तैयार किया जाएगा। इस सिस्टम में दुश्मन के हथियारों को हवा में ही खत्म कर दिया जाएगा। मतलब उधर से मान लीजिए पाकिस्तान ने रॉकेट दागा तो उसको बीच में ही मार देंगे कि जाओ उधर ही जाओ, इधर मत आओ, हटो। इसके तहत देश भर में ऐसे सेंसर्स और रडार्स का नेटवर्क तैयार किया जाएगा जो दुश्मन के फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल उसको देखते ही अलर्ट वार्निंग दे देंगे। इसके बाद जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और रॉकेट्स लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही बैकअप के लिए एयरफोर्स के नजदीकी बेस को अलर्ट कर दिया जाएगा, ताकि मिसाइल या रॉकेट्स फेल होते हैं तो एयरफोर्स दुश्मन की धज्जियां उड़ा सके। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए सेना का एक सैटेलाइट सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। आकाश तीर प्रोजेक्ट के तहत इंडियन आर्मी और एयरफोर्स एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी बनाएगी, जो देश की सभी आकाश तीर यूनिट्स को कनेक्ट कर देगी। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी लगातार नरेंद्र मोदी भारत की सेना को मजबूत किए जा रहे हैं। वो सेना जिसने ऐसी सरकारें भी देखी हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी रहती थी, हथियारों की कमी रहती थी, पुराने हथियार लेके चलना पड़ता था। आज सेना की ताकत ऐसी बढ़ चुकी है कि चीन भी सोचता है बॉस कि क्या करें, एक काम करते पीछे ही चलते ठीक रहेगा। ये पुराना भारत नहीं। भारत अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस से एक और हथियार लाने की भी तैयारी कर रहा है। मतलब नरेंद्र मोदी की लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही है ना, ये भी ले लो, ये भी रखो, सब तरफ से पूरा फुल टाइट रहो। इस हथियार का नाम है TU-160M कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह दुनिया का सबसे ताकतवर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जो हमला करने से लेकर कम समय में हथियारों की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। यह एयरक्राफ्ट इतना शक्तिशाली है बॉस कि एक उड़ान में पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। एक बार उड़ा तो पूरा घूम के ही नीचे आएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पीएम मोदी से पहले देश की कई सरकारें इसे खरीदने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन बात नहीं बनी। इस बार माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बाहुबली फाइटर जेट को भारत मंगवा सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने इसे भारत को खरीदने का ऑफर दिया है। यानी इस बार ऑफर ही है
तो फिर आने से कौन ही रोकेगा।